हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने CUET का 2020-2021 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है एंड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं किया था, सिर्फ वो क्वेश्चन के आंसर्स हमने डिस्कस किए थे जो कि आप चैलेंज कर सकते हो। आज हम लोग इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको अगर ये समझना है कि क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन के लेवल का। अच्छा, जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करंट ईयर में दैट इज़ फॉर 2023 अपना एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम CUET के थ्रू ही कंडक्ट करेगी, बट अभी तक DU की तरफ से किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमने अभी अपना एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड करंट ईयर में 2023 के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर इस पेपर की आपको कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। आप देखो इसमें जो सेक्शन A है, नो डाउट वो है रिलेटेड टू इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, तो देख लो। अच्छा, इसमें से जो इंग्लिश का पोर्शन है वो हम डील नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल है, सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है और आंसर हम बता दे रहे हैं सो दैट आपको आंसर कहीं फाइंड आउट ना करना पड़े। नॉलेज इज नोइंग दैट वी कैन नॉट नो। नेक्स्ट पॉइंट था चूज अ करेक्ट पेयर ऑफ प्रपोजिशन, और इसमें ना क्वेश्चन था द बुक वॉज लाइंग डैश द टेबल एंड द पेपर्स वर डैश दैट। इसका करेक्ट आंसर B भी दिया है, C भी दिया है, D भी दिया है एज पर आंसर की, और ये करेक्ट है। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है A, एसिडियोस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है द टीचर सेड टू अर्जुन गो अवे, और इसका करेक्ट आंसर है C, द टीचर ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। नेक्स्ट, rearrange the following parts of a sentence labeled as PQRS to make a meaningful sentence। अब इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो सीक्वेंस है वो है having knowledge but lacking the power to express it clearly is no better than never having any ideas at all। that is correct आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट है पिक आउट द एंटोनिम ऑफ वल्नरेबल। वल्नरेबल का जो एंटोनिम है वो है इम्यून, तो करेक्ट आंसर होगा B। अब देखो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमने बताए भी हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लास था CUET एमकॉम एंट्रेंस 2023 के लिए, हमने एक जो इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड किया है उसमें हमने बताया भी है कि इंग्लिश में बेसिकली क्या पोर्शन पूछता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, वही क्वेश्चंस पूछा है। पिक आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रीना ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ स्टोरी। इसका करेक्ट आंसर होगा C, स्टॉप्ड सडनली। नेक्स्ट है कि आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट इज पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब एनवीसेज का करेक्ट सिनोनिम है कंटेम्पलेट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको बताना है सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। आई फाउंड द फूड इनएडिबल। ये सब आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश आपका उतना ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा, और मैक्सिमम कवरेज आप देखो इंग्लिश की ही है। कमेमोरेटिव स्टैम्प इज प्रिंटेड इन ऑनर ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन वाइल द पोस्टेज स्टैम्प फॉर रेगुलर यूज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प्स। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इंडियाज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। करेक्ट आंसर है D, लद्दाख। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि मैम जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर का भी तो क्वेश्चन आता है, देख लो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस पे आप जितना ज़्यादा लर्न कर सको। अब ये पैटर्न पे क्वेश्चन देखो, ये अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन की बात करें तो लिखा है इट इज़ रिपोर्टेड इन द हिंदू रिसेंटली दैट कस्टोडियल डेथ amounted to more than 11,000 in the last few years, and reason है कि पुलिस brutally in India jails has increased many times।
इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। नो डाउट ये दोनों ही करेक्ट है, बट क्या ये रीजन अजर्शन में क्या दिया हुआ था, डेथ की बात करा था, और रीजन में क्या दिया है, जेल की बात दिया है। तो दोनों ही अजर्शन रीजन करेक्ट तो है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किसका, अजर्शन का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? नो डाउट स्किन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पर्माफ्रॉस्ट। पहले होगा सॉइल, फिर होगा ग्रेवल, फिर होगा सैंड, फिर होगा आइस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, ACDE। अब इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं इनके कोई प्रैक्टिस नहीं करा सकता। आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन बेसिकली करंट अफेयर से तो रिलेटेड नहीं है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। और जनरल नॉलेज तो सिंपली वास्ट है, आप जितनी ज़्यादा कवरेज कर सको आप अभी से स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है अ क्रॉसिंग हैड 4 पाथ्स लीडिंग टू कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल एंड मार्केट। ये है। अब कह रहा है इफ राम हैज़ टू रीच मार्केट फ्रॉम द हॉस्पिटल ही हैज़ टू ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा है कि अगर राम को हॉस्पिटल पहुंचना है, नहीं, अगर राम को मार्केट पहुंचना है कहाँ से, हॉस्पिटल से, तो उसको ईस्ट चलना होगा, मतलब इस साइड चलना होगा। तो ईस्ट में क्या हुआ हमारा, मार्केट हुआ। एंड क्रॉस द क्रॉसिंग। इफ कॉलेज इज इन द नॉर्थ ऑफ द क्रॉसिंग, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है ना, ये क्रॉसिंग है हमारी, यहाँ नॉर्थ में क्या है, कॉलेज है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर उसको ट्रैवल क्वेश्चन में लिखा था कि अगर उसको रीच करना है मार्केट फ्रॉम हॉस्पिटल, तो उसको ईस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, क्रॉस द क्रॉसिंग। ये क्रॉस इधर करना होगा, इस तरीके से क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हॉस्पिटल। अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में स्कूल है। नो डाउट स्कूल किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। तो करेक्ट आंसर होगा बी, साउथ। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 17 भी लिखा है स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन। अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट डिसाइड विच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज फॉर परस्यूइंग। तो पहला स्टेटमेंट है, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि हेलीकॉप्टर सर्विस इन US इज रनिंग इनटू लॉसेस सिंस इट्स लॉन्च 20 ईयर्स बैक। अच्छा ठीक है, इसको लॉस हो रहा है। अब इसका एक्शन बता रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला स्टेटमेंट है द हेलीकॉप्टर सर्विस शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $300 मिलियन टू सस्टेन इटसेल्फ। नहीं, क्योंकि अगर लॉसेज है तो पहली बात तो हमें ये नहीं पता ना कि कितने का लॉस है, तो आप कैसे बता सकते हो कि कितना डॉलर देने से इंप्रूवमेंट होगी। एंड स्टेटमेंट 2 है द हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुड हायर अ कंसल्टेंट हु कैन एडवाइज देम मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। यस, अगर आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर दो तो नो डाउट आपका लॉसेस भी कम हो जाएगा। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली 2 फॉलोज। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी है, क्वेश्चन नंबर 18 भी रीड करते हैं। अगेन इसमें यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के पास एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया और 3 कंक्लूजन दिया है, एंड आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। अ मैनेजर एडवाइज्ड 7 workers to resign due to low productivity or they will be terminated tomorrow. 6 workers resigned immediately. अब मैनेजर ने कहा 7 वर्कर से कि ऐसा है कि आप रिज़ाइन कर दो क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, तो हम आपको वैसे भी नहीं रखने वाले, और अगर आप आज रिज़ाइन नहीं करते तो कल हम आपको खुद ही निकाल देंगे। तो 6 वर्कर्स ने तो तुरंत ही रिज़ाइन कर दिया। अब कंक्लूजन है कि एक वर्कर रिज़ाइन करेगा कल, मैनेजर टर्मिनेट कर देगा उसको कल। द वर्कर्स मे नॉट रिजाइन एंड शैल नॉट ऑल्सो बी टर्मिनेटेड। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन सही है। चाहे तो जो 7वां वर्कर है वो कल रिजाइन कर देगा या उसको मैनेजर कल टर्मिनेट कर देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी समझने वाला है। लिखा है देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल, जिसमें एक सर्कल है आई, एक है एस, एक है पी। सर्कल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 12th को। एस क्या है, ये है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, पुअर स्टूडेंट्स। डिफरेंट रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स फ्रॉम ए टू जी। ये देखो, ये ए टू जी रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, आगे लिख रहा है विच रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लास 12th स्टूडेंट्स हु आर नॉट पुअर। ये देखो, ये तो पूरा पुअर वाला है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमसे बोला क्लास 12th प्लस स्टूडेंट, तो क्लास 12th प्लस स्टूडेंट तो यही है ना, यही पोर्शन है, ये क्लास है, ये स्टूडेंट है, तो ये हो गया डी, जो डिनोट कर रहा है क्लास 12th एंड स्टूडेंट को। तो करेक्ट आंसर होगा बी,
ओनली डी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास स्टेटमेंट एंड एक्शन दिया हुआ है और आपको मानना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दिया है कि द चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेन रिगार्डिंग डिमांड ऑफ ब्राइब बाय सीनियर ऑफिसर फॉर फेवरिंग एन इंडस्ट्री। मतलब चीफ मिनिस्टर के पास एक कंप्लेन आई कि जो सीनियर ऑफिसर है वो ब्राइब मांग रहे हैं। ब्राइब मतलब क्या होता है? घूस मांगना। वो घूस मांग रहे हैं, क्यों? सो दैट उनको इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ फेवर मिल सके। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? द इन्वेस्टिंग एजेंसी शुड कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। यस, ये तो होना ही चाहिए ना कि जो इन्वेस्टिंग एजेंसी है वो ऑफिसर को पहले फाइंड आउट कर ले कि हाँ वो ब्राइब मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, मतलब रंगे हाथ पकड़ लें। लिखा है ना रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ सकें एंड उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले। द चीफ मिनिस्टर शुड वेट फॉर मोर कंप्लेंट्स अबाउट द ऑफिसर एज दिस माइट बी वन ऑड केस। नो, आप कभी भी बैठ नहीं सकते। जब आपको कंप्लेन मिली है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लो। तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे किससे? जनरल नॉलेज से। अब हमारे पास है मैथ्स के क्वेश्चन और मैथ्स के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लिखा है कि वन टैप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 2 hours and another tap can empty the same filled cistern in 3 hours. The time taken to fill the cistern if both the taps are opened is। अब सिंपली देखो ये कह रहा है कि अगर एक एम्प्टी सिस्टर्न है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। तो नो डाउट 1 आवर में आप उसको कितना फिल कर पाओगे? हाफ टैंक। क्लियर? और कह रहा है कि जो दूसरा टैप है उससे फिल्ड सिस्टम को खाली करने में 3 आवर्स लगेगा। तो 1 घंटे में हम उसका 1/3 पोर्शन खाली कर देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर हम दोनों टैप को खोल दें तो सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? नो डाउट 1 घंटे में 1/2 माइनस 1/3। अगर हम दोनों को साथ में खोलें तो 1 घंटे में 1/6 पोर्शन फिल हो जाएगा। और हमें कितना फिल करना है? पूरा एक सिस्टर्न फिल करना है। तो सिस्टर्न फिल करने में हमें कितना टाइम लगेगा? जस्ट इसका रिवर्स, दैट इज 6 आवर लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 6 आवर्स। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड थेरेपी बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। अब देखो अगर हम लोग थेरेपी में देखें तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 7 लेटर्स है, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। और वॉवल कौन कौन सा है? ई और ए है, दैट इज 2 वॉवल्स है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आपको बताना है कि दोनों वॉवल साथ में ना आए। अब दोनों वॉवल साथ में ना आए उसके लिए हम क्या मान लेंगे कि जो हमारे पास 2 वॉवल है उसको हम एक ही लेटर की तरह अगर कंसिडर करें तो सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा? 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। एंड क्योंकि वॉवल्स की अगर बात करें तो उसको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज दैट ऑल वॉवल्स विल कम टुगेदर। क्वेश्चन में हमसे बोला है नेवर कम टुगेदर। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो साथ में आ जाए, ठीक है, तो साथ में आने की क्या चांसेस है? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1440 और जो टोटल मेरे पास लेटर है वो है 7 लेटर। अब आप इसको सॉल्व करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन, तो वैल्यू आएगी 5040। अब क्या हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉवल साथ में आए? नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉवल साथ में ना आए। तो इसमें से हम सिंपली क्या करेंगे? 1440 माइनस कर दें, क्योंकि इतनी बार चांसेस है वॉवल साथ में आने के। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। होपफुली पॉइंट सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन द 4 consecutive प्राइम नंबर दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385 और लास्ट 3 का है 1001। तो आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है। अब मान लेते हैं कि जो मेरे पास 4 consecutive नंबर है वो है ABCD। तो कह रहा है कि ABC स्टार्टिंग के जो हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 385 और जो लास्ट 3 है मतलब BCD इसका कितना प्रोडक्ट है? 1001। हमसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो सीधे क्या हो जाएगा? ABC डिवाइडेड बाय BCD और ABC की वैल्यू कितनी है? 385 डिवाइडेड बाय 1001। ये कट गया, ये कट गया, इसको भी कट करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 13। तो A डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13।
तो ए की वैल्यू हो गई 5 और डी की वैल्यू हो गई 13। हमसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना है 13, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, 1.5x है इज इक्वल टू 0.04y, तो फिर वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स कितना होगा। तो 1.5x इज इक्वल टू 0.04y है, और हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1.5x डिवाइडेड बाई 0.04। इसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 37.5x, मतलब y की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 37.5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 37.5x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 36.5x डिवाइडेड बाय 38.5x। पॉइंट पॉइंट कट गया, एक्स एक्स कट गया, सिंपली आप इसको 5 के टेबल से कट करो तो आंसर आएगा 73 डिवाइडेड बाय 77। एंड सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स। सिंपली आप क्या करो कि जो आज की एज है, फादर की x ले लो, सन की y ले लो, तो कह रहा है जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है 90। 10 ईयर्स अर्लियर, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:2। तो ये हो गया 10 साल पहले इनके जो एजेस का रेशियो था वो कितना था 5:2। इससे आप दूसरा इक्वेशन बना लो, ये हो जाएगा 2x माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू 5y माइनस 50। इसको फर्दर सॉल्व करके, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आया है, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 30। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है, यहाँ x और यहाँ x है ना, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। और दूसरा इक्वेशन क्या था, माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये कट गया, 7y इज इक्वल टू 210 और y इज इक्वल टू 30। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा था, y की वैल्यू आ गई, y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 60, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 60 ईयर्स। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले देखो कि ये जो हमारा बैच है रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। नो डाउट करंट ईयर में हम यूट्यूब पे भी क्लासेस अपलोड करेंगे, बट ये जो क्लास है जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो 24 सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पे डिटेल डिस्कशन क्लास मिलेगा। MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और ये टेस्ट सीरीज़ भी कैसे होगी कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, फिर यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट होगा, और इस स्टडी मटेरियल की PDF भी आपको साथ ही साथ मिलती जाएगी जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। ये पूरा पैकेज आपको मिल रहा है 8000 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप ये पूरा पैकेज हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा पैकेज है ओवरऑल, देखो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि यूनिवर्सिटी वाइज के लिए 2000 है, चैप्टर वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज के लिए 3000 है। तो ये पैकेज आप परचेज कर सकते हो एट 4499। अच्छा, इस पूरे पैकेज में जो हमारा एक प्लान है वो ये है कि हम लोग कोर्स ड्यूरेशन रखेंगे 5 मंथ्स की, कि अप टू अप्रैल हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट कर दें, जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट है वो कंप्लीट कर दें। आफ्टर दैट हम लोग सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट आप व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट अब देखो सेक्शन बी में जो ओवरऑल 75 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये रिलेटेड टू कॉमर्स हैं, और आप देखना CUET के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। इस पेपर के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2022 का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं, और वहाँ क्वेश्चंस के लेवल देखना, वहाँ बेसिकली क्या होता है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता। नो डाउट वो सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक्स भी क्लियर करना होना चाहिए, बट साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करेगी। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 26। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डैश नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर्स, को इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर होगा कंट्रीब्यूशन।
ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पर्सन है, उसने क्या किया, 2-3 जगह से इंश्योरेंस ले लिया, तो क्या 2-3 जगह से उसको पैसे मिलने वाले? नहीं, जितना लॉस होगा ना उतना मिला करके चाहे तो तीनों पे करेगी, चाहे कहीं एक से ही पेमेंट आएगी। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस? अटमोस्ट गुड फेथ एप्लीकेबल है, कॉजा प्रॉक्सिमा भी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है, बट लाइफ इंश्योरेंस पे सब्रोगेशन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि सब्रोगेशन में बेसिकली क्या होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट होता है, लीगल राइट होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल क्रिएट कर सके फॉर द डैमेजेस कॉज टू द इंश्योर्ड। अब लाइफ इंश्योरेंस में तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी थर्ड पार्टी को लाइबल क्रिएट करो, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है, नेचुरल डेथ की बात होती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सब्रोगेशन, कि सब्रोगेशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पे। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो स्पेसिफिक सेक्टर दिया हुआ है और रेगुलेटरी बॉडी दी हुई है। अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट के लिए क्या होगा, सेबी, इंश्योरेंस सेक्टर IRDA, बैंकिंग सेक्टर RBI, टेलीकॉम सेक्टर ट्राई, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल ऑफ अ RRB इज सब्सक्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। ये किस रेशियो में सब्सक्राइब करते हैं RRB का शेयर कैपिटल? 50:15:35, मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्पॉन्सरिंग बैंक के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नाबार्ड। और ये सब क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में, सैम्पल पेपर्स में अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट ऑफ कमर्शियल बैंक? कह रहा है कि कौन सा इसमें से असेट नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो है, कैश रिजर्व विथ RBI भी है, मनी लेंड टू कस्टमर भी है, बट डिमांड डिपॉजिट ये असेट थोड़ी है। डिमांड डिपॉजिट तो जब कस्टमर मांगेगा तो कमर्शियल बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि ये असेट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ असेट फंक्शन ऑफ द मनी? यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब फंक्शन ऑफ मनी कई तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे असेट फंक्शन पूछा है, करेक्ट आंसर होगा डी, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि जब आप उसको स्टोर करते हो, क्योंकि जब स्टोर की बात होती है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो नो डाउट वो हमारे लिए कैसे बिहेव करता है, एज एन असेट, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो नो डाउट उस केस में जो बैंक रेट है या CRR है, मतलब ये जो रेट्स है, इनको आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, तभी लोग मार्केट से ज़्यादा लोन ले पाएंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बैंक रेट एंड CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो शुड बी डिक्रीज्ड। अगर कैश रिजर्व रेशियो घटेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा पैसा क्या करेंगे, कस्टमर को लोन के फॉर्म में दे पाएंगे, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन? देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग कंट्रोलिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इवैल्यूएशन, ये सारे फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, A, B, C, D एंड E। Next, rising promotion cost and shrinking profit margins are the results of which of the following? Globalization, deregulation, heightened competition और changing technology। अब कह रहा है कि क्योंकि प्रमोशन कॉस्ट बढ़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, जो आप प्रमोशन करते हो वो क्यों करते हो? प्रमोशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन हो गया, करेक्ट आंसर होगा सी, हाइटेंड कंपटीशन। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस, और ये किसने बोला है, फिलिप कोटलर ने, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, पीस ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट्स। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, वारंटी से। प्राइस किससे रिलेटेड होता है, क्रेडिट फैसिलिटी से। प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, प्लेस, फैक्ट्री लोकेशन, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। इसका रीज़न था कि लिखा है एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन, बल्कि होना चाहिए था कि एडवर्टाइजमेंट अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन ब्रांड इमेज, हाईलाइटनिंग स्पेसिफिक फीचर, इंफॉर्मेशन। हर एक केस में एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, customers buy from stores and firms that offer the highest company image, value of the money, customer perceived value, level of customer satisfaction। कह रहे कि कस्टमर खरीदता है स्टोर से, फर्म से, किस स्टोर या फर्म से वो खरीदना पसंद करता है? सिंपली उससे जो कि कस्टमर को परसीव वैल्यू दे, मतलब जहाँ पे कस्टमर को वैल्यू मिले। ठीक है ना, हम लोग जनरली किस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं? इसी को ना, कि हमने परचेज कर लिया, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हमें मिले और हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। नेक्स्ट, promotion mix is the particular combination of promotional tools used by a company to dash with its audience, help communicate purchasing decision और plan। अब प्रमोशन मिक्स की बात करें तो ये अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, in a perfectly competitive market, a firm to be in equilibrium in the long run achieves normal profit सिर्फ और सिर्फ तब जब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ इक्वल हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल भी इक्वल हो। ये सब होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू आई, एम सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर ऑल इक्वल। ये बेसिकली प्राइस के इक्वल की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 दिया है टूल और थ्योरी, लिस्ट 2 दिया है एप्लीकेशन। डिमांड एनालिसिस रिलेटेड है डिमांड फोरकास्टिंग से, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस रिलेटेड है कॉस्ट आउटपुट रिलेशन से, कैपिटल मैनेजमेंट रिलेटेड है प्रॉफिट पॉलिसी से, और प्रॉफिट मैनेजमेंट रिलेटेड है प्राइस एस्टिमेट से। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट वह डिमांड इज। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करते हो। तो कह रहा है कि मार्केट में प्राइस हायर होगा कब? जब डिमांड हमारी लेस इलास्टिक हो, मतलब डिमांड में जब कम चेंज आए, तब उस केस में क्या होगा कि प्राइस हायर होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, लेस इलास्टिक। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है। नेक्स्ट, which of the following is a method of measuring elasticity of demand when change in price of a commodity is substantial? हमने बताया आर्क मेथड। नेक्स्ट, if marginal cost is above average variable cost at a time when output is rising, तो उस केस में क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी राइज करेगा। ग्राफ पे बहुत जल्दी हम क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि जितने भी ग्राफ्स रिलेटेड हैं इकोनॉमिक्स से, उन सारे टॉपिक पे हमें डिटेल डिस्कशन करना है। तो करंट ईयर में 2023 के लिए इसको हम ज़रूर से अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मैच करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल ये रिलेटेड होता है वीईडी से। एलपीपी रिलेटेड होता है सिंप्लेक्स से। गेम थ्योरी रिलेटेड होता है सैडल पॉइंट्स एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिलेटेड होता है फीफो मेथड से। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर विद। दो चीज़ें हम लोग लेते हैं, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं और एक हम लोग लेते हैं स्टोरेज कॉस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन सी दिया है, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्ट टू कंपनी लॉ? कंपनी लॉ के कंटेक्ट में इसमें क्या करेक्ट है? इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर स्टैम्प ड्यूटी इज एसेंशियल, येस। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, येस। अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 30 कंपनीज एट द सेम टाइम। 30 कंपनीज की बात नहीं होती। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑब्लिगेशन, बल्कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ABE, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन देखो सीरियल नंबर ऑफ क्लॉज दिया है, टाइटल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारे पास डिटेल्स दी रहती है वो कौन कौन सी रहती हैं? वो रहती है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज,
ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज। तो नेम क्लॉज जो है हमारे पास ये पहला क्लॉज होता है। दूसरे पे तो हमारे पास है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। फिर तीसरे पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथे पे है लायबिलिटी क्लॉज, पांचवे पे है कैपिटल क्लॉज और छठे पे है एसोसिएशन क्लॉज। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, स्टाफिंग क्या इंक्लूड करता है, ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में ट्रेनिंग आता है, अप्रेजल आता है, प्लेसमेंट आता है, बट डायरेक्टिंग नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, an organization structure is effective if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprise। और इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जब सब ऑब्जेक्टिव को लेकर के चले। नेक्स्ट, अगेन देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन और रीजन दिया और आपको बताना है कि क्या दोनों करेक्ट है या क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। लिखा है अकॉर्डिंग टू टेलर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। येस, इट वॉज अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे। नो, ये सिर्फ अकेले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो या तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हमारे पास थ्योरीज ऑफ लीडरशिप दी और एग्जाम्पल दिया, आपको मैच करना है। द फॉलोअर थ्योरी, फॉलोअर थ्योरी है लीडर इज अ लीडर। बिहेवियरल थ्योरी है पर्सनालिटी से रिलेटेड। ग्रेट मैन थ्योरी है कैरेक्टर से रिलेटेड। एंड ट्रायल थ्योरी रिलेटेड इफेक्टिव लीडर से। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है और ब्रॉड कैटेगरी, एलिमेंट ऑफ ब्रॉड कैटेगरी दिया है और ब्रॉड कैटेगरी लिस्ट 2 में दिया है। ग्रेव वाइन ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। टाइम एंड मोशन स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट है और बजट क्या है, टूल्स ऑफ कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास असर्शन रीजन दिया और आपको बताने क्या करेक्ट है। द निग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ टेलरिज्म। यस, टेलर एंड हिज फॉलोअर हैड व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली। नो डाउट ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर टेलर की बात करें तो इसने मैकेनिज्म के फॉर्म में ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, इसीलिए असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है स्मॉल स्केल कंसर्न के लिए, क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये किसको रेफर करता है, जहां 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन कंबाइंड होती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किससे डील करती है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये स्केल नहीं है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ये कब इनैक्ट हुआ था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछता एग्जिस्टेंस इसकी कब हुई थी, तो एग्जिस्टेंस हुई थी 1 जुलाई 1930 को, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इनैक्टमेंट पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा भी 15 मार्च 1930। नेक्स्ट, सेक्शन 28 to 44D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये किससे रिलेटेड है, 28 to 44D ये रिलेटेड है पीजीबीपी से। तो करेक्ट आंसर होगा डी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट, if an asset is put to use for less than 180 days in the previous year, the depreciation is charged at which rate of the following as per the income tax act। अगर 180 दिन से कम हुआ है तो फिर 50%, जो भी रेट एप्लीकेबल है उसका 50% हम कर देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आपको जीएवी कैलकुलेट करना, और जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बताया कि पहले हम लोग लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। फिर इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और विच एवर इज लोअर। फिर लोअर को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। यही होता है प्रोसेस। तो देख लेते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर 50,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर तो 48,000। फिर इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, तो जीएवी कितना हो जाएगा 48,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 में हेड ऑफ इनकम दिया है, पार्ट ऑफ द हेड दिया है। तो हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें एनुअल वैल्यू आएगा, सैलरी में कार फैसिलिटी आएगा, पीजीपीपी में इनकम फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आएगा और कैपिटल गेन में सेल ऑफ बॉन्ड आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या नहीं आता? अकाउंटिंग सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। हमने ऑलरेडी बताया भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, और कॉस्ट की अगर आपने क्लासेस की होगी तो वहाँ डिटेल डिस्कशन किया है। करेक्ट आंसर होगा ए, अकाउंटिंग सेंटर इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में सब कंफ्यूज थे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि एक में हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड को पहले ही ले लेते हैं और एक में बाद में लेते हैं। क्लियर? एक में क्या करते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लेते हैं और एब्जॉर्प्शन, और दूसरे में क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। क्लियर? और वेरिएबल कॉस्ट तो नो डाउट दोनों का ही पार्ट बनता है, इसीलिए जो मेन डिफरेंस अराइज होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है। रिड्यूसिंग कैपिटल, ये एक इवेंट है, ये है रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सेल्स अगर बड़ा है वेरिएबल कॉस्ट से तो नो डाउट हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर सेल्स बड़ा है ब्रेक इवन सेल्स से, ये वाला पॉइंट यहाँ कट कर देंगे। टेक ओवर ऑफ फर्म, ये किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्प्शन से। क्लियर? रिड्यूसिंग कैपिटल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये रीऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेल्स बड़ा है तो कंट्रीब्यूशन, और टेक ओवर मतलब अब्जॉर्प्शन। अब ये जो पॉइंट दिया था ना, इसका रेलेवेंस हमें नहीं समझ में आया कि सेल्स अगर ग्रेटर है ब्रेक इवन सेल्स से तो IRDA, ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, इसीलिए हम ये पॉइंट कटवा रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट या रिमूव कर सकता है? नो डाउट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर आपको ऑडिट के टाइम एरर और फ्रॉड मिलता है तो ये बेसिकली क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लिखा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मिनिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा, मिनिमाइज कॉस्ट होगा। नाइदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट नॉर मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग लॉसेस। अगर देखा जाए ना तो करेक्ट आंसर ए एज वेल एज बी होना चाहिए, पर ये मिनिमाइज कॉस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर एन्यूटी ड्यू पेमेंट इज ड्यू एट द, पेमेंट हमेशा किस पे ड्यू होती है? बिगनिंग ऑफ द टाइम, तो करेक्ट आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले देखो कि ये जो हमारा बैच है रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। नो डाउट करंट ईयर में हम यूट्यूब पे भी क्लासेस अपलोड करेंगे, बट ये जो क्लास है जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो 24 सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पे डिटेल डिस्कशन क्लास मिलेगा। MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और ये टेस्ट सीरीज़ भी कैसे होगी कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, फिर यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट होगा, और स्टडी मटेरियल की PDF भी आपको साथ ही साथ मिलती जाएगी जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। ये पूरा पैकेज आपको मिल रहा है 8000 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप ये पूरा पैकेज हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा पैकेज है ओवरऑल, देखो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि यूनिवर्सिटी वाइज के लिए 2000 है, चैप्टर वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज के लिए 3000 है। तो ये पैकेज आप परचेज कर सकते हो एट 4499। अच्छा, इस पूरे पैकेज में जो हमारा एक प्लान है वो ये है कि हम लोग कोर्स ड्यूरेशन रखेंगे 5 मंथ्स की, कि अप टू अप्रैल हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट कर दें, जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट है वो कंप्लीट कर दें। आफ्टर दैट हम लोग सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट आप व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, जहाँ देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड आउट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन AC इज इक्वल टू MC। AC मतलब TC डिवाइडेड बाय Q, और MC मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। तो ठीक है, मेरे पास सारी डिटेल्स तो दी हुई हैं। अब AC के लिए TC दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 200 डिवाइडेड बाय Q प्लस 5 प्लस 2Q लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और MC के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट हो गया 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बेसिकली ये पॉइंट हमने बताया भी है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
और डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 4q। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का साइन होता है। बस अब आप दोनों को इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई q + 5 + 2q इज इक्वल टू 5 + 4q। अब q एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 5q + 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q + 4q स्क्वायर। 5q कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी +-10, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी वॉज ₹78। मीन सैलरी जिसमें से 32 की दी है, 25 की दी है और आपको रिमेनिंग की मीन सैलरी निकालनी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 78 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 82 प्लस 20 रिमेनिंग है मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 77। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू आएगी 125.8, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वाज फाउंड टू बी 0.5। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। सिंपली यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.5 इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू भी दी है तो n स्क्वायर -1 होगा तो ये हो जाएगा 99। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, पहले 1 इधर ले जाना फिर 990 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो आपके पास जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 82.5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which of the following persons are not competent to contract? Persons of unsound mind, person disqualified by law, minor। ये 3 ऐसी पार्टीज होती हैं या ये 3 ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं होते, लायक नहीं होते। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, when the consent of a party is obtained by coercion, undue influence, fraud और misrepresentation, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम हमेशा क्या मानते हैं, वॉइडेबल, कि वहाँ इनोसेंट पार्टी के पास राइट होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे। नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, येस, ये भी हमने अपने डिस्कशन सेशन क्लासेस में बताया हुआ है। कोटा सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक, नो, कोटा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक नहीं होता है, बल्कि ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंटरपोलेशन, यह आएगा न्यूटन से रिलेटेड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, डेविएशन, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक, कोरिलेशन एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एवरेज वैल्यू +-1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 95%। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच फॉर्मूला में बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो सिंपली आर किसके बराबर होता है, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होता है bxy मल्टीप्लाई bxy। सिंपली यहाँ पे क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की पूरी डिटेल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने सेकंड चैनल सीए काजल डेरोलिया पे। कह रहा है फर्स्ट ही देखो, कह रहा है कि अगर हम जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसके हर एक ऑब्जर्वेशन को के से इंक्रीज कर दें तो क्या हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी के से इंक्रीज होगा, नो, जो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। देखो सेकंड में प्रॉपर्टी करेक्ट दिया है कि ऐड करने पे कभी भी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं बढ़ती बल्कि मल्टीप्लाई करने पे बढ़ेगी और डिवाइड करने पे भी बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, in Indian context, the emphasis on import substitution often run counter to the objective of managerial development, sport development, skill development. Import substitution की बात किया तो correct answer होगा the objective of technology development. Next, reasons for adopting globalization.
ग्लोबलाइजेशन ने क्यों अडॉप्ट किया? प्रॉफिट एडवांटेज के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट के लिए, स्पिन ऑफ बेनिफिट के लिए। इन सारे बेनिफिट्स को कंसिडर करता है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे केम इनटू फोर्स। सबसे पहले आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया 1930 में, फिर MRTP एक्ट आया 1969 में, एंड देन लास्ट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा आया 1999 में। तो ये जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया, असर्शन और रीजन। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इनिशिएटेड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991, और उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग? इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री नहीं है, मॉडर्नाइजेशन है, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी, सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ये प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन से रिलेटेड। कह रहा है रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। यस, रेशियो एनालिसिस इज नॉट ओनली द टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पर्पस से ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि रेशियो एनालिसिस को हम लोग अपने डेटर्स क्रेडिटर्स का अमाउंट एंड डिटेल सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली रेशियो एनालिसिस की बात करें तो ये बहुत पर्पस के लिए यूज़ होता है। इन फाइनेंस रेशियो एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो होगा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो होगा लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट में सीधे क्या करना, करंट एसेट माइनस स्टॉक कर देना, और सेम पैटर्न में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। स्टॉक का आंसर आना चाहिए डी, 40,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी भी है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, असर्शन रीजन दिया हुआ है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर इन ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। येस, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता तो फिक्स रहता, और क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस है मतलब WDB मेथड है, रिटन डाउन बैलेंस मेथड, तो वहाँ पे हमेशा बैलेंस गिरता है, डिक्रीज होता है। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द रेट परसेंट एट विच डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ गोज ऑन डिमिनिशिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। नो, रेट तो हमारा फिक्स होता है, अमाउंट डिक्रीज होता है। क्लियर? तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in case of installment payment system the ownership is transferred from the vendor to the purchaser। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल होती है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज होता तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूरा पेमेंट कर दोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होती। नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ द PL एडजस्टमेंट अकाउंट दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आउट ऑफ द फॉलोइंग? ये प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करता है, बट लिक्विडिटी इंक्रीज करता है। नो, ये काम फिस्कल पॉलिसी का नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो करेक्ट आंसर होगा डी। देखो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, आपको मैच करना है। अब पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम होगा पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। NNP एट फैक्टर कॉस्ट होगा NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, एंड NNP होगा GNP माइनस डेप्रिसिएशन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, industrialization of an economy is considered synonyms with growth. Yes, the transfer of resource from agriculture to industry may be capital or labor or both.
देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा बी कि दोनों स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और हमें दोनों को मैच करना है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह आया था 1964, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड LIC 1956। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 कमर्शियल बैंक 1980 और IFCI का होगा 1948। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, RBI नोटिफाइज CRR अंडर सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। CRR को नोटिफाई किया जाता है अंडर सेक्शन 42। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पे ऑर्डर, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट। ये तीनों तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि अगर वो आपको मिला है तो वो आप किसी को इंडोर्स भी कर सकते हो, बट पे ऑर्डर को नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ए। इन कंटेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन दैट इज ISDN, ये किसको बिलोंग करता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस ऑफिस फॉर मॉडर्न बिजनेस यूनिट, ये किस पे फोकस करता है? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न बिजनेस की बात कर रहा है, तो मॉडर्न बिजनेस में हम लोग बेसिकली और पेपरलेस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन, तभी तो पेपरलेस होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब ये देखो, ओवरऑल ये 100 क्वेश्चंस था रिलेटेड टू 2022 क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से हमने 2020 एंड 21 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और प्लस आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एटलीस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि CUET में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।